Good morning, students. Please switch on your videos. Gopal, Abhay, switch on your videos. Sonali, switch on your video. Abhay, you are the only one without the video on. Yeah. Mayuri, your video has gone off again. Please switch it on. Okay, great. Okay, so let's get us started. We are doing the revision for electrostatics. Okay, so the last topic that we were discussing was the Gauss's law, right? And what I told you again was that the Gauss's law electrostatics का सबसे fundamental law है, right? Although it is given after Coulomb's law, but it is the most fundamental law, and it is one of the equations of the Maxwell's four equations of classical electromagnetism. ठीक है, तो हम उसका एप्लीकेशन जो है वो कर रहे हैं इस रिवीजन में. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रिज्म शेप यहां पर है, ठीक है, इसके अंदर ये 5 कूलम है नियर दिस सरफेस, देयर इज 6 कूलम नियर दिस सरफेस, या okay, and there is 7 coulombs outside near the inclined surface. Okay, so what is the total flux that's coming out of this shape? How would we do this? Anybody? कैसे करेंगे इसको? ओके, तो देखिए जो बाहर है चार्ज, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ओके, सो फॉरगेट अबाउट दिस. अंदर कितने चार्जेस हैं? 5 plus 6, 11 coulomb, right? And the total flux is equal to, according to अंदर गई तो आगे you get that q upon epsilon is not e ds में surface in close, okay, is equal to what? Total charge inside by epsilon naught. ठीक है, तो टोटल चार्ज अंदर कितना है? 11 कूलम है, तो जो फ्लक्स होगा वो 11 बाय एप्सिलॉन नॉट होगा. ठीक है, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, बट फॉर नाउ, for revision, I think this is the answer we should be happy with. Okay, now let's look at this one. Okay, so this is a sphere which is the Gaussian surface. Okay, this sphere is a Gaussian surface. There is no charge inside it. There is no charge outside it. There is a 10 coulomb charge exactly on its surface. Then what is the flux which is passing through this surface? बताइए. How will we do this? बेटा गॉसेस लॉ आना चाहिए आपको, वो बहुत ही प्राइमरी लॉ है. किस तरह से करेंगे हम? ये सरफेस पर है, बिल्कुल ना अंदर है ना बाहर है. surface integral e ds equal to q upon epsilon is not. यस, बट अभी तो क्वेश्चन ये है, वो आप फॉर्मूला मुझे बता रहे हैं, बट क्वेश्चन ये कि इस केस में क्या आंसर आएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, लेकिन क्या इस केस में भी सेम आंसर आएगा, इज द क्वेश्चन.
देखिए इस केस में सेम आंसर नहीं आएगा, ओके इस केस में सेम आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रूल याद रखिए, गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू डिस्क्रीट चार्जेस। अगर कोई एक इंडिपेंडेंट चार्ज है इस तरह से, उस पे से गॉसियन सरफेस अगर पास होगा तो उसका फ्लक्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो या तो ये अंदर होना चाहिए या बाहर, इस तरह हमें गॉसियन सरफेस, क्योंकि फाइनली हु चूजेस द गॉसियन सरफेस, हम ही चूज करते हैं। सो वी नेवर हैव टू चूज अ गॉसियन सरफेस लाइक दिस। सो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये हमें याद रखना है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। What is the flux through the chosen surface? Radius is, radius जो है इसका कितना है, 7 मीटर है, and a sheet of uniform charge distribution of 10 coulomb per meter square is passing through the equatorial plane. ओके तो इसको बिल्कुल सेंटर में से कट करते हुए ये शीट है, इनफाइनाइट शीट है ऑफ चार्ज जा रही है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो स्फीयर हमने बनाया है इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा। हाउ विल वी डू दिस क्वेश्चन? एनीबडी कैन अटेम्प्ट इट? जो भाग वाली ग्रुप को देखना, ये जो आप ये एक्सप्लेन करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। व्हाट डिड यू से? यस हाँ देखिए, इंटीग्रल आप किस चीज पे करेंगे यहाँ पे? देयर इज नो वे टू डू इंटीग्रल, राइट? तो हमें तो अभी भी एक बेसिक ही लॉ यूज करना है कि टोटल फ्लक्स क्या होता है, टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर और द इनसाइड द शेप बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये सब चार्ज तो बाहर है, वी डोंट केयर, इनसाइड कितना चार्ज है। एक सर्कल है यहाँ पे, इनसाइड अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक सर्कल है जो इस शीट का, ये केवल सर्कुलर पार्ट ऑफ दिस शीट इज इनसाइड दिस स्फीयर, और वो सर्कल का रेडियस क्या है, 7 मीटर। तो उसका एरिया क्या होगा, एक सर्कल जिसका रेडियस 7 मीटर है, व्हाट इज द एरिया? पाई आर स्क्वायर, राइट? 22/7 into 7 into 7, right? So which is 154 मीटर स्क्वायर। इतना तो एरिया हो गया इस सर्कल का। और इस पे जो सरफेस पे क्या डेंसिटी है चार्ज की, 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा सिग्मा है ये। तो अब टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज विच इज देयर Q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू सिग्मा ds बराबर dq। हाँ, तो सिग्मा क्या है, 10 है, इनटू एरिया कितना है, 154। तो 1540 कूलम का चार्ज हो गया, राइट? और तो इसका मतलब 5 में लिख लीजिए वैल्यू 1540 बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारा फ्लक्स हो गया टोटल। देयर इज नो इंटीग्रेशन नीडेड इन दिस क्वेश्चन, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं इवन इजियर। ठीक है, एक बाहर चार्ज है 10 कूलम का, अंदर चार्ज है 10 कूलम, -5 कूलम एंड -5 कूलम। तो इस सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा?
बताइए। सर इनसाइड तो 0 है। सो इनसाइड टोटल चार्ज, ओके, टोटल चार्ज इज 0, राइट, और बाहर 10 कूलम है। तो अब कितना फ्लक्स होगा जो इस सरफेस में से पास होगा? 0. So it will be 0 by epsilon naught, which is 0. Okay, so the flux that is passing is just simply 0. Okay, तो हमने क्या क्या चीजें इन सब एग्जाम्पल से देखी? सबसे पहली चीज ये है कि जो भी चार्ज बाहर हैं उनका टोटल फ्लक्स पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज क्या देखी कि केवल जो चार्जेस हैं जो अंदर हैं उनकी पोजीशन क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल उन सब का जो एल्जेब्राइक सम है, सिंपल एल्जेब्राइक सम, वही डिटरमिन करता है कि टोटल फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। अगर वो टोटल सम पॉजिटिव है तो फ्लक्स बाहर की तरफ जाएगा, अगर वो टोटल सम नेगेटिव है तो फ्लक्स अंदर की तरफ आएगा, लेकिन केवल वो टोटल सम ही डिटरमिन करता है। तीसरी चीज जो हमने देखी कि कोई भी चार्ज कभी भी गॉसियन सरफेस पर एक डिस्क्रीट चार्ज, एक इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर एक भी इंडिपेंडेंट चार्ज यहाँ पे है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, चाहे वो 0.1 माइक्रोकूलम ही क्यों ना हो, then we cannot solve that problem. Okay, we cannot solve the problem. It's important कि Gaussian surface charges से pass ना करे। लेकिन if it is a continuous charge, okay, कॉलम का बाहर है, इससे नहीं बना सकते Gaussian surface? क्या चीज? 10 कूलम का जो सब चार्ज है इससे Gaussian surface। बेटा आपकी आवाज ना बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। आप ये पूछ रहे हैं कि क्या हम वो गॉसियन सरफेस दोबारा से बना सकते हैं? इज दैट योर क्वेश्चन? यस सर। हाँ, ओके, वो आप कर सकते हैं। गॉसियन सरफेस की जो चॉइस है वो हम ही लोग डिसाइड करते हैं, ओके। तो वो आप ऐसा ही चूज करिए कि वो किसी चार्ज पे से पास ना हो। लेकिन अगर वो चार्ज कंटिन्यूअस है, जैसे कि ये है, ये कंटिन्यूअसली स्प्रेड चार्ज है, तब अगर वो गॉसियन सरफेस में से पास होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें केवल अंदर का चार्ज लेना होता है, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं जो हमने इन एग्जाम्पल से क्लैरिफाई की हैं। ओके, नाउ देयर आर टू equations. Okay, just give me 1 minute, just 1 minute. Okay, let's do these two specific cases. One is a long, infinitely long distribution of charge in the shape of a wire, or wire means here nothing but a line, ठीक है। एक लाइन ऑफ चार्ज है जिसकी लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन जो है चार्ज का वो लैम्डा है, मींस लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इससे एक डिस्टेंस आर पर क्या होगी फील्ड, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? डज एनीबडी रिमेंबर दिस? This is a specific case. We have to remember the result for this. Nobody remembers? So ये याद रखना है हमें, here E is going to be lambda by 2 pi r epsilon naught. Okay, so at a distance r, लेकिन important क्या है कि this length is infinite, okay, और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है विद द चार्ज डेंसिटी ऑफ लैम्डा, ठीक है। अब जो दूसरा एक और हमें याद रखना है वो एक और केस है, वो क्या है कि हमारे पास एक शीट है चार्ज,
एक शीट है ऐसे, दिस शीट इज इनफाइनाइट, हर डायरेक्शन में जा रही है ये, और इस पे जो चार्ज डेंसिटी है हमारी, ठीक है, ये क्योंकि लीनियर डेंसिटी थी हम लैम्डा से दिखा रहे थे, अब जो हमारी डेंसिटी है वो क्या है, सरफेस डेंसिटी है, तो वो हम सिग्मा से दिखाते हैं, ठीक है, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर ये है तो फील्ड एट अ डिस्टेंस r क्या होगी, व्हाट विल बी द फील्ड नाउ? The field is sigma by, anybody remembers this? बेटा ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है, ये पहले वाला तो कम यूज होता है, ये बहुत यूज होता है, ये तो आप कैपेसिटेंस में भी यूज होगी ये वाली नॉलेज, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए ये रिजल्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है याद रखने के लिए, कुछ रिजल्ट्स में आप कुछ चीजें नोट जरूर करिए कि इसमें कहीं आर ही नहीं है, राइट, आर नहीं है मतलब चाहे आप यहाँ पे फील्ड देखिए, चाहे यहाँ पे देखिए, चाहे यहाँ पे देखिए, चाहे कितनी भी दूर ये फील्ड देखिए, वो फील्ड की वैल्यू सेम रहती है, तो इसका मतलब ये किस तरह की फील्ड है, ये फील्ड आर के साथ चेंज ही नहीं होती, आप यहां देख लीजिए, यहां ले लीजिए, कहीं पे भी लेंगे सेम वैल्यू आएगी इस फील्ड की ऑन वन साइड ऑफ इट, तो इसका क्या मतलब है, ये किस तरह की फील्ड है, ऐसी फील्ड जो कभी चेंज ना हो, क्या फील्ड है वो, यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म फील्ड है। तो अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में उल्टा भी आ सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि a यूनिफॉर्म फील्ड इज क्रिएटेड व्हेन, और आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं कि अ इनफाइनाइट शीट ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, a infinitely long wire of uniform charge density, a sphere of uniform charge density, a point charge, मान लीजिए ये आपके पास ऑप्शन है, तो ये अगर आप याद रखते हैं कि ये यूनिफॉर्म है तो आप वो क्वेश्चन भी इजीली आंसर कर सकते, ठीक है ना, तो ये और ये हमारा कैपेसिटेंस में भी यूज होगा, तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं आपको हिंट दे देता हूं उसको याद रखने के लिए, देखिए ये यूजुअली ये वाला फॉर्मूला जो ऐसे लिखा जाता है, अगर आप बुक में देखेंगे ना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिखते हैं इसको ज्यादातर, मैंने जानबूझ के 2 पाई आर पहले लिखा यहाँ पे, आपको ये ध्यान रखने के लिए कि ये ऐसे सर्कुलर डिस्टेंस पे यूनिफॉर्म है फील्ड, तो 2 पाई आर इज द सर्कमफेरेंस एयर, राइट, तो उससे आप याद रख सकते हैं इस चीज को, गेटिंग इट, तो इसलिए लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, राइट, ये आपको याद रखना है, दिस इज यूनिफॉर्म फील्ड, ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। What is an electric dipole? Okay, what is an electric dipole? What is its significance? What vector quantity is often used to describe the electric dipole? Who will answer that for me? Electric dipole क्या चीज होती है? बेटा फर्स्ट चैप्टर है एकदम, आप अपने वर्ड्स में बता सकते हैं, I am not interested in the book's word by word definition. वो एग्जाम के लिए आपको याद रखनी है, मेरे को तो अभी केवल ये देखना है कि आपको कितना समझ आया, कितना याद है, बताइए। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? बेटा नाम से भी आइडिया लगेगा आपको, डायपोल यानी दो पोल होते हैं, जिसमें क्या होता है वो, एक प्लस एक माइनस, और
एक चार्ज प्लस होता है, एक माइनस होता है। वेरी गुड। अब दूसरी क्या बात है इसमें, ये एक दे आर, गोपाल रिपीट व्हाट यू सेड। नहीं, मेरे को नहीं समझ आया। दे आर, एक तो प्लस एक माइनस है और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है यानी जो उनकी वैल्यू है वो सेम है। सेम। तो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। ठीक है। अब इनके बीच में ऑब्वियसली दो पॉइंट है तो कोई डिस्टेंस है, राइट? वो डिस्टेंस फिक्स्ड है, अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ओके, तो ये डिस्टेंस फिक्स्ड है, ये वेरी नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो और इस डिस्टेंस को हम यूजुअली 2a लेते हैं। 2a। ठीक है, वो मतलब वो बस हम कन्वीनियंस के लिए लेते हैं। 2a, a भी ले सकते थे, इसको यूजुअली 2a लेते हैं, तो 2a ही लेके चलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो आगे, राइट? तो ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। दूसरा क्या है? सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये महाविश और सोनाली अपनी वीडियो ऑन कर लें, इन वीडियो नहीं हो पा रही है। सोनाली, महावीश, वीडियो ऑन कर ले, मैं अटेंडेंस कर लूंगा। महाविश और गोपाल वाटी लेट के पढ़ रहा है। गोपाल गुरुजी बैठा था हूँ मैं। हाँ बैठा है, कभी लेट ले कभी कुछ। चल पढ़, ठीक है ठीक है, ठीक सर कर पढ़ाओ। देखो सर जी। ठीक है बढ़िया। हाँ ठीक है। तो व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस? इसका क्या महत्व है हमारे लिए? डायपोल हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? इसकी कोई खास बात है? क्या खास बात है इसकी, वो एक्सप्लेन करिए, अपने शब्दों में कर सकते हैं आप। देखिए, इसके दो कारण है कि हम इसको अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है? सिग्निफिकेंस अगर पूछी जाती है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है लिखने के लिए, वो ये है कि इट इज अ कॉमन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन occurring in nature. ये बहुत ही कॉमन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है जो नेचर में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, कहां एग्जिस्ट करती है? सबसे ज्यादा कहां पे? एज पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए एक HCl का मॉलिक्यूल है, तो आप ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि इस पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। उसका मतलब क्या है कि देयर इज अ चार्ज विच आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस। तो ये एक डायपोल हो गया। तो ये जो है ये एक बहुत ही कॉमन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है जो कि एग्जिस्ट करती है नेचर में, एंड उसका एग्जाम्पल जो है पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये हमें जरूर पता होना चाहिए, इसीलिए हम इसको स्पेसिफिकली अलग से पढ़ते हैं। अब द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी विच इज ऑफन used to describe the dipole. डायपोल को ऑब्वियसली हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भैया ये दो चार्जेस हैं जिनकी ये इतने कूलम वैल्यू है,
प्लस ये इतनी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ऐसे तो हम एक्सप्लेन कर ही सकते हैं, लेकिन देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है जिससे हम ये चीज को एक्सप्लेन करते हैं। वो क्या है वो क्वांटिटी? बोलो। सर क्या पूछ रहे? कि इलेक्ट्रिक डायपोल को हम किस फिजिकल क्वांटिटी से यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं? Nobody remembers that? सर कूलम पर मीटर। हाँ नहीं, कूलम पर मीटर नहीं, वो तो आप यूनिट बता रहे हैं, वो हो जाएगी कूलम मीटर हो जाएगी यूनिट। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। उस फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है वो कूलम मीटर है, कूलम पर मीटर नहीं है, कूलम मीटर है। तो वो क्वांटिटी क्या है, उसका नाम क्या है उस क्वांटिटी का? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। वो होता है डायपोल मोमेंट, होती है वो क्वांटिटी। ओके, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है, या फिर हम उसको सिंपली डायपोल मोमेंट भी बोल देते हैं कई बार। तो ये डायपोल मोमेंट क्या होता है, इसकी क्या वैल्यू है? एनीबडी रिमेंबर्स द वैल्यू? यहां से देख के बता सकते हैं आप, आइडिया लग जाएगा। वैल्यू होती है 2AQ, P बराबर 2 राइट? यानी कि 2AQ का क्या मतलब है? जो सेपरेटेड चार्जेस हैं उनके में से किसी भी एक का आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए, क्योंकि दोनों का सेम है, इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू, राइट? इसीलिए कूलम इनटू मीटर इज द यूनिट आल्सो। सो 2AQ इज द डायपोल मोमेंट, जिसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? किससे एक्सप्रेस करते हैं? P से यूजुअली। ठीक है, तो ये जो है P है डायपोल मोमेंट। लेकिन डायपोल मोमेंट क्या होता है? एक वेक्टर होता है, राइट? और यहां पे ना तो Q वेक्टर है ना ही 2A वेक्टर है, राइट? तो अब हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? किसी को याद है डायरेक्शन? गोपाल, आई कांट हियर यू व्हाट यू आर सेइंग। बताइए क्या होती है इसकी डायरेक्शन? नेगेटिव से पॉजिटिव। वेरी गुड, इट गोज फ्रॉम द नेगेटिव Q टू पॉजिटिव Q। तो ये P की डायरेक्शन हो गई, नेगेटिव Q से पॉजिटिव Q तक होती है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो जब हमको तो अब वेक्टर लिखना है यहाँ पे, तो हम इसको वेक्टर लिखेंगे। अब ये डायरेक्शन लिखने का कोई तरीका क्या है हमारे पास? हम एक यूनिट वेक्टर दिखा देंगे और ये कह देंगे इज पॉइंटेड फ्रॉम -Q टू +Q। ठीक है, इस तरीके से हम इसको मैथमेटिकली लिख के बताएंगे। यू हैव टू राइट एवरीथिंग टू गेट फुल मार्क्स, राइट? अगर आप केवल 2AQ लिखाएंगे डायपोल मोमेंट को, तो आपने डायरेक्शन नहीं बताई, एंड यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स देन। ठीक है, अब देयर इज वन थिंग, ओके, देखो बेटा, बात क्या है कि नाउ वी आर डूइंग रिवीजन, राइट? इट इज रिवीजन कैसे हम कर पाएंगे? हम तब कर पाएंगे, माय ऑब्जेक्टिव इज कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें
क्योंकि मैं ये जानता हूं इतने समय में चीजें भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप चैप्टर को कम से कम एक बार देख के आओ क्लास में। अगर आप एक कर्सरी लुक तो उस पर मार के आओ क्लास में, क्योंकि तब आपको ये डिस्कशन यूजफुल लगेगा। अगर आपको देखिए, अगर आपको याद ही नहीं है चीज, अब मैं चीजें पूरी एक्सप्लेन तो करूंगा नहीं रिवीजन में, अदरवाइज इट विल बी द रिपीट ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स, वो तो यूजफुल नहीं होगा। आप वीडियो ही देख लीजिए पुराने, उसका क्या फायदा है? फायदा यह है कि जब हम किसी चीज को सीख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक सीखता है आदमी जब उसको कुछ नहीं आता और सामने टीचर कुछ बता रहा है उसको, ठीक है, तो आप कुछ सीख लेते। लेकिन जो रिवीजन में जो सीखना होता है वो बहुत अलग है। रिवीजन में सीखने की जो स्पीड है और जो डेप्थ है वो बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि आप एक बार वो चीजें कर चुके हो, और हम ज्यादा समझने में आलतू फालतू इधर उधर ज्यादा कहानी में टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा जो मुद्दे की बात है उस पर फोकस करेंगे। रिवीजन में हम डेरिवेशंस नहीं करेंगे, ठीक है। देयर आई डोंट सी एनी वैल्यू ऑफ डूइंग डेरिवेशंस इन रिवीजन। डेरिवेशंस तो देखिए किताब में दी हुई है, आपकी क्लासेस में की जा चुकी है, एक एक डेरिवेशन की जा चुकी है, वो आपको बैठ के खुद ही 2 बार बैठ के डिराइव करेंगे, आपको आ जाएगा, ठीक है। वो क्लास में रिवीजन का कोई फायदा नहीं, हम नहीं करेंगे। उसके अलावा जो भी डेफिनेशंस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, और जो उसका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है, जो कुछ कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन इन एक्सप्लेनिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स है, वो सब हम करेंगे रिवीजन में। डेरिवेशन को छोड़ के हर एक पार्ट कवर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ के आना है। देन यू विल फाइंड कि आपका चैप्टर ऑलमोस्ट रेडी हो जाएंगे आप एग्जाम के लिए एक रिवीजन करके, and you have enough time to do 2-3 more revisions, ठीक है ना। मतलब 12th के एग्जाम में तो जब आप लिखने जाएं तो आपकी ये सोच होनी चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में जो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है, हम उतनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। लेकिन अभी आप जो है थोड़ा अपने को पंप अप करिए। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो नाउ लेट्स डू दिस कि डायपोल मोमेंट के कुछ स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस हम निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहला ये है कि जो डायपोल मोमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो देखिए अब डायपोल मोमेंट में एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, दोनों को मिलाकर तो 0 है, राइट। लेकिन फिर भी क्योंकि इनके बीच में एक डिस्टेंस है, जब हम किसी भी पॉइंट पे देखेंगे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो हमें याद रखना है, ठीक है। और ये जो रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, ये वैसे तो वी शुड नो द रिजल्ट फॉर द जेनरिक केस आल्सो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ये कब हैं? ये रिजल्ट्स तब हैं जब the distance where we are measuring the field, okay, is much longer than the distance of between the charges, okay। जब ये जो distance है, okay, ये much लॉन्गर है, यानी कि डायपोल जो है वो तो हमारा यहाँ पे है छोटा सा, ठीक है। और जहां पे हम फील्ड मेजर कर रहे हैं मान लीजिए वो यहाँ पे है पॉइंट पी या पॉइंट ए, ओके। अब हम पॉइंट ए पे फील्ड मेजर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस डायपोल, तो वी कैन इग्नोर द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड वी कैन ट्रीट इट एज ऑलमोस्ट 0, राइट। देन वी हैव दीज रिजल्ट्स, ठीक है। तो वो क्या रिजल्ट्स हैं? देखिए ये रिजल्ट्स याद रखने हैं हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, ठीक है, इस एक्सिस पे किसी भी साइड पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब,
ठीक है, अब इसको याद रखने में आपको थोड़ा सा एक चीज, कुछ चीजें डिफरेंसेस हैं कूलम लॉ वाले से, वो याद रखेंगे, पूरा फॉर्मूला याद रहेगा। क्या डिफरेंसेस हैं कि देखिए यहाँ पे क्यूब है, आर स्क्वायर की जगह क्या है, आर क्यूब है, और ऊपर जो है हमारा चार्ज की जगह हमने डायपोल मोमेंट यूज किया है, ओके, और 2 इंटू डायपोल मोमेंट है। तो एक्सिस पे 2 इंटू डायपोल मोमेंट होता है, और जब हम इक्वेटोरियल प्लेन क्या है कि अगर ये हमारा माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इसके बीच में जो प्लेन जाता है बिल्कुल उसके सेंटर से होते हुए इस प्लेन से ये, इस चार्ज का डिस्टेंस भी ए है, इस चार्ज का डिस्टेंस भी ए है। ऐसे प्लेन पे कोई भी पॉइंट हम लेते हैं, उस पे हम फील्ड मेजर करते हैं, तो उसको बोलते हैं अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो होती है इसकी एग्जैक्टली हाफ। यहाँ पे 2p है, यहाँ पे p है। देखिए ये डिफरेंसेस याद रखेंगे, फॉर्मूला याद रहेगा, वरना ये कूलम लॉ जैसा ही फॉर्मूला दिखता है। ठीक है, लेकिन एक्सिस पे 2 आ जाता है और इक्वेटोरियल प्लेन में नहीं आता, नीचे आर क्यूब आता है आर स्क्वायर की जगह। देन द नेक्स्ट डिफरेंस इज कि दिस इज अलोंग द डायपोल मोमेंट। द एक्सिस पे जो फील्ड है अलोंग द डायपोल मोमेंट है, और इक्वेटोरियल प्लेन में अगेंस्ट द डायपोल मोमेंट है। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पे क्या फील्ड होगी इस पॉइंट पे। अब डायपोल मोमेंट ऐसे है इसका, तो ये फील्ड ऐसे जाएगी, ओके। अगर आप कभी ये बात भूल जाते हैं, ठीक है, आप एग्जाम में बैठे और भूल गए कि किस अलोंग द पी होता है या अगेंस्ट द पी होता है, राइट, तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। आप यहां से फील्ड लाइन बनाइए, प्लस क्यू से निकलेगी और ऐसे माइनस क्यू में जाएगी फील्ड लाइन, ऐसे जाएगी, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये अगेंस्ट द पी जा रहा है। आपको बिना डिराइव करे जो जनरल नॉलेज है आपकी फील्ड लाइन बनाने की, प्लस क्यू से माइनस क्यू, वो ड्रॉ करके भी आप ये चीज अपने को रिमाइंड करा सकते हैं इन केस आप भूल गए हैं। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें हैं, इनकी मदद से आप ये फॉर्मूले याद रख सकते हैं, ओके। ये सब लेकिन कब ट्रू है ये, जब ये डिस्टेंस जो है ये बहुत कम है कंपेयर टू द डिस्टेंस वेयर वी आर मेजरिंग द फील्ड। सो ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले हैं, और ज्यादातर हम यही यूज करते हैं। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसमें हम p यूज करते हैं। देखिए इन फॉर्मूलेज में ना तो q है और ना ही a है इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, केवल मैग्नेटिक मोमेंट सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फील्ड नहीं बदलती है, चाहे चार्ज बदल जाए, चाहे बीच का डिस्टेंस बदल जाए, जब तक कि क्या सेम है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सेम है। तो मान लीजिए अब दो चार्जेस हैं, Q है और ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, इनके बीच में डिस्टेंस है मान लीजिए 1 मीटर। अब हम एक दूसरा डायपोल बनाते हैं जिसके बीच में डिस्टेंस है ½ मीटर, लेकिन जो चार्जेस हैं वो -2Q और +2Q है, तो ये फील्ड एग्जैक्टली सेम रहेगी। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे ये लिखा हो सकता है कि एक पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, और वो फील्ड अगर हम चार्जेस को डबल कर दें और बीच के डिस्टेंस को आधा कर दें, तो अब फील्ड क्या होगी, द फील्ड विल नॉट चेंज बिकॉज द डायपोल मोमेंट हैज नॉट चेंज्ड। Okay, so otherwise you will sit and have to solve the entire question, which will take a lot of time. ये इस तरह के क्वेश्चंस आप डायरेक्टली आंसर कर पाएंगे अगर